ठीक है, तो बेसिकली द थिंग वी आर स्टार्टिंग विथ इज कंटेस्टेबल मार्केट्स। अब देखो, कंटेस्टेबल मार्केट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पर अक्सर जो है ना, वो स्टूडेंट इसको इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं कि ये कोई एक अलग मार्केट स्ट्रक्चर है। तो पहली चीज तो इस चीज को समझो कि भाई ये कोई अलग मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है। सही है, इट इज नॉट अ मार्केट स्ट्रक्चर। कंटेस्टेबल का इट सेल्फ जो मतलब होता है ना, देखो कंटेस्टेबल का जो वर्ड निकला है ना, वो कंटेस्टेंट से निकला है। किससे? कंटेस्टेंट से। एंड कंटेस्टेंट्स मींस कंपटीशन। सही है, लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। सही है। तो बेसिकली कंटेस्टेबल मार्केट ना किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में हो सकता है। मोनोपोलिस्टिक में भी हो सकता है, मोनोपोली में भी हो सकता है, ओलिगोपोली में भी हो सकता है, और परफेक्ट कंपटीशन में भी है। और परफेक्ट कंपटीशन में तो वैसे ही है, देखा जाए तो। A contestable market is not a market structure, although contestability increasingly features in many markets throughout the world. So contestability means competition. A contestable market is best seen as a set of conditions that can apply in any of the three imperfect market structures. So contestable market की ना certain conditions हैं. Markets can become contestable when there is free entry and exit. तो बेसिकली पॉइंट ये है कि होता ही है कि गवर्नमेंट के पास ना दो ऑप्शंस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक मोनोपोली है, सही है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर एक मोनोपोली है, अब एक मोनोपोली कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, हाई प्राइजेस चार्ज कर रही है, एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही है। गवर्नमेंट के पास ना मोनोपोली को कंट्रोल करने के दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो मोनोपोली को रेगुलेट करे। रेगुलेट कैसे करेगी भाई? फाइन्स लगाएगी, उस पर टैक्सेस लगाएगी, बहुत ज्यादा उसको तंग करेगी। दूसरा तरीका ये होता है कि इसके सामने कंपटीशन खड़ा कर दे। तो रिसेंट टाइम्स में ये देखा गया है कि रादर देन रेगुलेटिंग मोनोपोलीज, बेहतर ये होता है कि मोनोपोली के सामने कंपटीशन खड़ा कर दो। मोनोपोली को डराओ थ्रू कंपटीशन। अब कंपटीशन आप कैसे बढ़ा सकते हो? कंपटीशन बढ़ाने का तरीका होता है डीरेगुलेशन। सही है, डीरेगुलेशन वाली चीज हम जो है ना, वो सप्लाई साइड पॉलिसीज में पढ़ते हैं। जैसे एएस लेवल में आपने सप्लाई साइड पॉलिसीज में ना डीरेगुलेशन पढ़ा होगा। डीरेगुलेशन का मतलब होता है जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम कर देते हो, फर्म्स की एंट्री को आसान कर देते हो, बिजनेस करने की जो डिफिकल्टीज हैं उसको कम कर देते हो, एनकरेज करते हो नए एंटरप्रेन्योर्स को कि वो लोग मार्केट में आए और अपना बिजनेस खोलें। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि मोनोपोली की पावर ऑटोमेटिकली टूट जाती है। तो रीसेंट टाइम्स में ये देखा गया है कि अगर आपको मोनोपोली या ओलिगोपोली, इनकी पावर को तोड़ना हो ना, तो इनकी पावर को तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मार्केट में कंटेस्टेबिलिटी क्रिएट कर दो। मार्केट में क्या क्रिएट कर दो? मार्केट में कंटेस्टेबिलिटी क्रिएट कर दो। सही है। तो फर्म्स इनकर स्टार्टअप कैपिटल इन फिक्स कॉस्ट इज एंट्री कॉस्ट। नॉर्मली क्या होती है कि आपको जब भी किसी मार्केट में एंटर करना होता है ना, तो स्टार्टअप कैपिटल और फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इफ एंट्री डज नॉट क्रिएट एनी फिक्स कॉस्ट, एनी फर्म कैन एंटर द मार्केट एट एनी टाइम। तो गवर्नमेंट्स का यहाँ पर रोल ये होता है कि उनको आसानियां पैदा करनी है बिजनेस खोलने में। और जब वो आसानियां पैदा करेंगे ना बिजनेस खोलने में, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में कंटेस्टेबिलिटी बढ़ेगी और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। एग्जिट कॉस्ट इज अ sunk cost. Sunk cost क्या होती है? द कॉस्ट which कैन नॉट बी रिकवर्ड। दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। सही है। अब आहिस्ता से जब हम पढ़ेंगे ना, खुद चीजें समझ आएंगी हो क्या रहा है। हाई sunk cost can discourage entry of new firms as they will incur higher cost when they later exist. Sunk cost would therefore be seen as a barrier to entry. अब बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जो कि अभी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, कंटेस्टेबल मार्केट जो होती है ना, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ कंटेस्टेबिलिटी। मतलब कंटेस्टेबिलिटी के फैक्टर्स क्या हैं? देखो, कंटेस्टेबिलिटी का जो सबसे पहला फैक्टर होता है ना, जो मार्केट को कंटेस्टेबल करता है, वो करता है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। सही है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। भाई एज अ गवर्नमेंट, अगर आपने बैरियर्स टू एंट्री कम भी कर दिए, सही है, डीरेगुलेशन भी कर दी, पर कंटेस्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्रॉफिट्स के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे मोनोपोली अगर ऐप नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही है और आपने डीरेगुलेशन कर दी, तो बाहर वाले जो एंट्रेंट्स होंगे ना, जो पोटेंशियल थ्रेट होगा, जो पोटेंशियल कंपेटिटर्स होंगे, वो ये देखेंगे कि यार मोनोपोली इतने ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतनी ज्यादा कंटेस्टेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होने के चांसेस हैं। तो इट इज नॉट द एक्चुअल कंपटीशन, इट इज द पोटेंशियल कंपटीशन। सही है। और एक और जो फैक्टर होता है ना कंटेस्टेबिलिटी का, वो क्या होता है? उसको बोला जाता है बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। ये तो सबसे मेन चीज है। बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आपको किसी मार्केट में कंटेस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है एज अ गवर्नमेंट। सही है। तो एज अ गवर्नमेंट जो है ना, अगर आपने बैरियर्स टू एंट्री जो है ना वो कम कर दिए, सही है, तो इससे क्या होगा? कंटेस्टेबिलिटी जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्लियर है ये चीज?
तो होता ये है कि इसको ना हिट एंड रन एंट्री भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिट एंड रन एंट्री। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्म्स मार्केट को हिट कब करेंगी, जो पोटेंशियल एंट्रेंट्स है वो मार्केट को हिट कब करेंगे? वो मार्केट को तब हिट करेंगे जब मार्केट में फर्म्स कौन से प्रॉफिट्स कमा रही होंगी? एब नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक कंपेटिटर हूँ, सही है, मैं एक राइवल फर्म हूँ और मैं देख रहा हूँ कि एक मोनोपोली है जो एब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। जब गवर्नमेंट डीरेगुलेशन करेगी और एंट्री और एग्जिट की कॉस्ट को कम कर देगी और आसानियां पैदा कर देगी ना, तो मैं इस मार्केट में एंटर करूंगा, क्योंकि वो एब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। मैं मार्केट को हिट करूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। और मैं मार्केट को एग्जिट कब करूंगा, मैं मार्केट से भागूंगा कब? जब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मोनोपोली के सामने, और वो कौन से प्रॉफिट्स पे आ जाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स पे आ जाएंगे। जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट होंगे मैं मार्केट से भाग जाऊंगा। तो बेसिकली ये हिट एंड रन मार्केट्स होती हैं। आप मार्केट एंटर करो, थोड़े पैसे कमाओ और पैसे कमा के भाग दो। जैसे इसकी एक एग्जांपल ये है, इसकी एक एग्जांपल आप इस तरीके से कह सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल जो है ना वो लेट से मैं कहता हूँ कॉन्सर्ट टिकट्स है। लेट से मैं कहता हूँ कॉन्सर्ट टिकट्स। अब कॉन्सर्ट टिकट्स में क्या होता है भाई? मिसाल के तौर पे ना एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसकी जो है ना वेबसाइट पे टिकट्स अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है। वेबसाइट पे टिकट्स अवेलेबल हुई, मैंने एक साथ जो है ना बहुत सारी टिकट्स खरीद ली। मैंने जैसे ही एक साथ बहुत सारी टिकट्स खरीदी, मैंने उसको ब्लैक में बेचा, मैंने महंगे में बेचा, और मैंने महंगे में बेच के जो है ना वो पैसा कमाया। मैं मार्केट से भागूंगा जब लोग खुद से टिकट खरीदना शुरू हो जाएंगे, या बहुत सारे मेरे जैसे मार्केट में घुस जाएंगे और वो टिकट खरीद के ब्लैक में बेचना शुरू कर देंगे, टिकट की प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी, मैं भाग जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मार्केट को हिट करा, मार्केट में पैसे कमाए और मार्केट से फिर पैसा कमा के भाग गए। सही है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है ना वो ये है कि बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट के भी अपने बहुत फैक्टर्स हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीजें जो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट को जो है ना वो इन्फ्लुएंस करती है? देखो, बैरियर्स टू एंट्री को जो सबसे पहली चीज इन्फ्लुएंस करती है ना, मैं सिर्फ बैरियर्स टू एंट्री की बात कर रहा हूँ, सही है। बैरियर्स टू एंट्री को जो सबसे पहली चीज इन्फ्लुएंस करती है ना वो कौन सी है? बैरियर्स टू एंट्री को सबसे पहली चीज जो इन्फ्लुएंस करती है वो संक कॉस्ट है। सही है, कि कितनी ज्यादा संक कॉस्ट है। अगर संक कॉस्ट ज्यादा होंगी ना तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि फर्म्स फर्म्स जो है ना वो कभी भी मार्केट में एंटर नहीं करेंगी अगर संक कॉस्ट ज्यादा। जैसे मैं अगर बिजनेस खोल रहा हूँ और मैं देखूंगा संक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, संक कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा होगी ना, मैं कभी भी एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं मार्केट से जा रहा हूँ ना तो मेरा नुकसान बहुत होगा, क्योंकि संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कभी भी रिकवर नहीं हो सकती। तो आप इस चीज को समझो, अगर संक कॉस्ट ज्यादा है, सही, अगर संक कॉस्ट ज्यादा है, अगर संक कॉस्ट ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन जो है ना वो कम हो जाएगा। तो एक गवर्नमेंट को चाहिए कि वो संक कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करे। दूसरा दूसरा आपका जो है ना वो बेसिकली एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केटिंग कॉस्ट। अगर मार्केटिंग कॉस्ट कम होगी, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट भी एक तरह से संक कॉस्ट में ही आती है। और सबसे आखिरी चीज होती है प्रीवियस एक्शंस। प्रीवियस एक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और किसके प्रीवियस एक्शंस? प्रीवियस एक्शंस ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स। भाई लेट से मैं आपको कहता हूं कि मैं एक मार्केट में घुसना चाह रहा हूं, सही है, मैं एक मार्केट में घुसना चाह रहा हूं। मैं बता देता हूँ ये चीजें वापस जो आप सवाल पूछ रहे हो। अगर मैं एक मार्केट में घुसना चाह रहा हूं तो मैं उस मार्केट में घुसने से पहले ये देखूंगा कि जब उस एग्जिस्टिंग फर्म्स के सामने कंपटीशन आता है तो वो करते क्या है। भाई अगर तो मैं किसी मार्केट में एंटर कर रहा हूं और मैं ये सोच के एंटर कर रहा हूं कि मैं पैसा कमा के भाग जाऊंगा, ऐसा ना हो जाए कि ये एग्जिस्टिंग फर्म्स एग्रेसिव हो जाए। क्योंकि कभी कभार ये एग्जिस्टिंग फर्म्स क्या करती हैं, ये एग्जिस्टिंग फर्म्स कभी कभार अपनी प्राइसेस को इतना कम कर देती हैं, मार्केट से भगाने की करती हैं। जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं ना उनको मार्केट से कैसे भगाया जाता है? कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है? जिसको हम कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जहां पर आप प्राइस को इतना कम कर देते हो कि जैसे ही कोई मार्केट में घुसता है एकदम से प्राइस गिरा दो ताकि वो मार्केट से दफा हो जाए। अगर पास्ट रिकॉर्ड्स ऐसे होंगे ना तो कभी भी कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप जब एक मार्केट में एंटर करोगे और आपको पता होगा कि यार ये फर्म बहुत एग्रेसिव है, मैं जैसे ही घुसूंगा ये प्राइस इतनी कम कर देगी मुझे दफा कर देगी मार्केट से, तो ऐसी मार्केट में मुझे घुसना ही नहीं है। सही है। तो अगर मैं ये सारी चीजें ओवरऑल वापस रिपीट करूँ ना, तो फैक्टर्स ऑफ कंटेस्टेबिलिटी क्या होते हैं? प्रॉफिट्स, हायर द प्रॉफिट्स हायर द कंपटीशन, पोटेंशियल कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन? पोटेंशियल कंपटीशन। क्योंकि आप अगर किसी मार्केट में एंटर करने का सोच रहे हो, यू विल ऑलवेज एंटर इन अ मार्केट जहां पर फर्म ज्यादा पैसा कमा रही है। तो इसको फोमो भी कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फेयर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से फर्म्स एंटर करते हैं। ऐसे नहीं, जब क्रिप्टो महंगा होना शुरू होता है तो सब क्रिप्टो में घुस जाते हैं। सही है। तो यहां पर भी यही होता है, अगर आप देख रहे हो किसी एक उसमें जो है ना वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो आप घुसना शुरू हो जाओगे। तो जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा। बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
संक कॉस्ट अगर ज्यादा होंगी तो कंपटीशन कम होगा, मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा होगी तो कंपटीशन कम होगा, प्रीवियस एक्शंस अगर एग्रेसिव होंगे तो कंपटीशन कम होगा, फर्म्स एंटर नहीं करेंगी। तो कंटेस्टेबिलिटी इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। क्लियर है? तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ बैरियर्स टू एंट्री। हिट एंड रन एंट्री का मतलब क्या होता है? हिट एंड रन एंट्री का मतलब ये होता है कि देखो, कंटेस्टेबिलिटी में ना एक बहुत खराब चीज ये होती है कि फर्म्स क्या करती हैं कि थोड़े टाइम के लिए मार्केट में घुसती हैं, जब तक पैसा कमा सकते हैं कमाते हैं, और मार्केट से फिर भाग जाते हैं। इसमें नुकसान ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं ना वो फंस जाती हैं, क्योंकि फर्म्स आ रही हैं, पैसा कमा रही है, पैसा कमा के जा रही है, इससे मार्केट खराब होती है। मार्केट आप हिट कब करते हो? यू हिट अ मार्केट व्हेन देयर इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, पैसा कमाया, एंड यू रन फ्रॉम अ मार्केट व्हेन देयर इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो पैसा कमाया, जैसे ही पैसा कम होना शुरू हुआ मार्केट से भाग। सही है? अभी मैं आपको इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल भी दे रहा हूँ, पहले ये सारी चीजें सुन लो जो थियोरेटिकल हैं। हाई sunk cost can discourage entry of new firms as they will incur higher cost when they later exit. Sunk cost would therefore be seen as a barrier to entry, जो भी हमने ऊपर बात करी। सही है? सही है। फिर in absence of sunk cost, when they leave the market they can resell any assets they have used without loss. Firms find entry and exit fee। अगर मैं कह रहा हूँ sunk cost है ही नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ कोई sunk cost ही नहीं है, मतलब कोई ऐसी कॉस्ट ही नहीं है जो कभी रिकवरी ना हो, तो फिर मसला ही नहीं है। मतलब sunk cost बेसिकली, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, $10,000 की sunk cost है। अगर ये है ही नहीं तो फिर तो एंटर करने में मसला ही नहीं है कुछ, क्योंकि बिजनेस खोलने का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हमें डर होता है कि भाई ये जो कॉस्ट हम लगा रहे हैं क्या ये रिकवर भी होगी कभी? अगर जो पैसा तुम बिजनेस में लगा रहे हो वो सारा पैसा रिकवर हो जाएगा, तो फिर तो कंपटीशन बहुत ज्यादा ही होगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन यही तो है। आइडियल मार्केट्स क्या होती हैं? आइडियल मार्केट यही तो होती है जहां पर संक कॉस्ट ना हो, क्योंकि जितना कम संक कॉस्ट होगा ना उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, और अगर संक कॉस्ट जीरो होगा तो फिर इसका मतलब एंट्री एंड एग्जिट तो फ्री है। मार्केट्स बिकम कंटेस्टेबल व्हेन एग्जिट ऑफ फर्म्स इज इजी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी इज अचीव्ड व्हेन सम कॉस्ट इज जीरो। परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी इज द क्लोजेस्ट टू परफेक्ट कंपटीशन। अब आप इस चीज को समझो, परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी जो है ना वो परफेक्ट कंपटीशन के सबसे क्लोजेस्ट चीज है। सही है? इम्परफेक्ट मार्केट्स में भी परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी करी जा सकती है एज अ गवर्नमेंट, अगर आप चाहो तो। सही है? तो परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी में क्या होता है कि एंट्री एंड एग्जिट की कॉस्ट जीरो है। सही है? हर बिजनेस के ऊपर सेम रेगुलेशंस और सबकी टेक्नोलॉजी सेम है। सही है? बहुत सारे पूल ऑफ एंट्रेंट्स है जो मार्केट को देख रहे हैं, घुसने के लिए तैयार हैं, जैसे ही मौका मिलेगा घुस जाएंगे। सही है? हिट एंड रन कंपटीशन बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रहा है। सही है? तो ये सारी चीजें होती हैं परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी में। अब जैसे मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूं जो मैं हमेशा अपने बच्चों को देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, लेट से एक स्कूल की एक स्कूल की कैंटीन की मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे ना, आपको याद होगा मैंने आपको लोकल मोनोपोली पढ़ाया था। आपको याद होगा मैंने लोकल मोनोपोली पढ़ाया था। उस लोकल मोनोपोली में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि भाई फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, और एक कॉलेज में कैंटीन है। सही है? और उस कॉलेज की जो कैंटीन है ना वो सिर्फ एक ही है। जाहिर सी बात है, हर कॉलेज में एक ही कैंटीन होगी ना। सही है? कैफेटेरिया तो एक ही होगा। मैं हमेशा बच्चों से एक ही सवाल पूछता हूँ कि ये स्कूल की कैंटीन वाला अगर बाहर पेप्सी मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज की मिल रही है, ये कैंटीन में ज्यादा से ज्यादा बताऊं कितने की बेचेगा? 110 रुपए की। ये क्यों 110 रुपए की बेचता है और 500 रुपए की नहीं बेचता? क्या वजह होती है इसकी? मतलब ये अगर 500 भी चार्ज करे तो क्या बुराई है उसमें? इसके सामने कोई कंपटीशन है? नहीं है इसके सामने कोई कंपटीशन। ये क्यों इतना कम प्रॉफिट रखता है और इतना ज्यादा क्यों नहीं रखता? क्या वजह है? ये क्यों इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ मनी चार्ज नहीं करता? रीजन क्या है इसकी? क्या वजह हो सकती है? नहीं मतलब एग्जैक्ट अब देखो यहाँ पर क्या बोला, कॉलेज नहीं, कॉलेज के बाहर की नहीं, मैं हम तो अभी कॉलेज के अंदर ही है ना भाई। कॉलेज के अंदर आपको पेप्सी चाहिए तो इसीलिए खरीदनी पड़ेगी। ये क्यों 110 की बेच रहा है, 500 की नहीं बेच रहा? अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा, बिकॉज द स्कूल कैन एंड देयर लाइसेंस। यही होता है, मोनोपली को डर होता है कि मुझे कोई रिप्लेस कर लेगा आके। मोनोपली को डर होता है मुझे कोई रिप्लेस कर लेगा आके। तो मॉडर्न टाइम्स में ना यही देखा गया है कि अगर एक मोनोपली को डराना है ना तो उसको रेगुलेट नहीं करो, उसके सामने कंपटीशन खड़ा कर दो या उसको कंपटीशन का डर दो। मतलब बेसिकली कंटेस्टेबिलिटी वाले सिचुएशंस में क्या होता है? अब मोनोपली, बीइंग अ मोनोपली,
A monopoly being a monopoly cannot act as a monopoly. Cannot act as a monopoly due to potential threat of competition. Due to potential threat of competition. उसको डर होता है कि यार अगर मेरे सामने कंपटीशन आ गया तो ये तो वाला जो फैक्टर है उसकी उसके बेसिस पे उसको डराया जाता है। तभी तो कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी में अगर आपको प्राइसेस कम करनी है तो सप्लाई साइड पॉलिसी में जो सबसे अच्छा टूल होता है ना इन द शॉर्ट रन वो डीरेगुलेशन है। आप रूल्स एंड लॉज कम कर दो, कंपटीशन क्रिएट कर दो, खुद ब खुद मसले हल हो जाएंगे आपके। और देखो, इट इज नॉट द एक्चुअल थ्रेट, इट इज द पोटेंशियल थ्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोई मसला है यहाँ तक? अभी मैं इसको ग्राफिकली भी दिखा रहा हूँ। अब देखो इसको ग्राफिकली देखो किस तरह हो रहा है। देखो वैसे तो कंटेस्टेबल मार्केट किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। एनी मार्केट स्ट्रक्चर कुड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ एंट्री इनटू एन एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट की कंडीशंस मैंने आपको क्या क्या बताई हैं? सही है। क्या कंडीशंस होती हैं कि भाई बहुत सारे पोटेंशियल एंट्रेंट्स हैं जो मार्केट को देख रहे हैं, एंट्री एंड एग्जिट की कॉस्ट जीरो है, संक कॉस्ट जीरो है। सही है। फिर और हिट एंड रन कंपटीशन के लिए सारे बैठे हुए हैं, सबको कमाने का मौका चाहिए। सही है। मैं आपको मोनोपोली की एग्जांपल रख के दे रहा हूं यहाँ पे। सही है। मैं आपको दो सिनेरियोज बता रहा हूँ। कौन से दो सिनेरियोज हैं? पहला सिनेरियो जो मैं आपको दिखाऊंगा ना ग्राफिकली वो ये होगा विच इज एब नॉर्मल प्रॉफिट इन अ नॉन कंटेस्टेबल सिचुएशन। इन अ नॉन कंटेस्टेबल मोनोपोली। कि भाई मैंने मोनोपोली को भी डराया हुआ नहीं है। और जब आप उसको डरा दोगे ना इन अ कंटेस्टेबल मार्केट, इन अ कंटेस्टेबल मार्केट द पोटेंशियल थ्रेट of competition forces a monopoly to reduce price। अब ग्राफ कैसे दिखाओगे? सबसे पहले एक मोनोपोली का बेसिक ग्राफ बनाओ, ए आर एम आर। ठीक है। दिस इज डिमांड इज इक्वल्स टू ए आर, दिस इज एम आर। ये आपकी प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू है, दिस इज योर क्वांटिटी एंड दिस इज ऑरिजिन। आपने एक मार्जिनल कॉस्ट बनाया। ठीक है। इनिशियली तो एक मोनोपोली ही ऑपरेट करेगी जो इक्विलिब्रियम ई है। सही है। यहाँ पर एक एवरेज टोटल कॉस्ट भी बना रहा हूँ। तो ये इनिशियली तो एक मोनोपोली ही ऑपरेट करेगी, पॉइंट ए पॉइंट बी। ये प्राइस चार्ज करेंगे, ये उनकी कॉस्ट होगी, एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे, तो इनको तो कोई मसला ही नहीं है। पर ये जो पोटेंशियल थ्रेट ऑफ कंपटीशन है ना, ये इनकी इतनी बैंड बजा देगा कि ये अपनी प्राइस को कम करना स्टार्ट कर देंगे। देखो इनिशियली इनिशियली तो वो कोशिश करेंगे टू ऑपरेट एट दिस रेंज। इसको नॉर्मली ना कंटेस्टेबल रेंज भी बोला जाता है। ये वाली जो रेंज है ना, इस रेंज को क्या बोलते हैं? इस रेंज को बोलते हैं कंटेस्टेबल रेंज। इस रेंज को क्या बोलते हैं? कंटेस्टेबल रेंज। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक मोनोपोली जो है ना वो लेट से ऑपरेट कर रही है एट दिस पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है। अब इस पॉइंट पे ऑपरेट करने का मतलब क्या है? कि वो अब ऑपरेट कर रही है ई वन के ऊपर। जब वो ई वन के ऊपर ऑपरेट करेगी ना तो व्हाट इज द प्राइस दे आर चार्जिंग? पी वन। और इनकी अगर मैं क्वांटिटी निकालूं तो क्वांटिटी क्या आ रही है? क्यू। क्यू वन। इनिशियल क्वांटिटी क्यू थी। अब इनका वो देखोगे ना प्रॉफिट, तो आप देखो प्रॉफिट कितना कम है। मोनोपोली का प्रॉफिट तो लग ही नहीं रहा है। आप देखो मोनोपोली का प्रॉफिट तो लग ही नहीं रहा है। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि जब एक मोनोपोली की बैंड बजती है ना और उसको डर लग रहा होता है कि मेरे सामने कंपटीशन आएगा, तो वो उस कंटेस्टेबल रेंज में ऑपरेट करना शुरू कर देती है। और ये वाली रेंज इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि आप मोनोपोली इज नॉट एक्टिंग एज अ मोनोपोली, क्योंकि एक मोनोपोली कभी भी इतना नीचे नहीं आती। वो डर की वजह से आ रही है। उसको डर लग रहा है कि मेरे सामने कोई कंपटीशन आ जाएगा और मेरी कोई जगह ले लेगा। सही है। ये तो अब मैंने आपको एक पोटेंशियल रेंज बताई है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि वो इतना डर जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि असल खौफ क्या होता है। कभी कभार इतना डर जाते हैं और इतनी एंट्री और एग्जिट होना शुरू हो जाती है कि वो बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन की तरह ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब बेसिकली आप देखो वो क्या करेंगे। अब मैंने तो अभी आपको रेंज दिखाई है ना खाली, मैं आपको अपना एक
अलग पॉइंट दिखा रहा हूँ अब। अभी तो फिलहाल मैंने आपको ये वाला पॉइंट दिखाया है, ठीक है। अब मैं आपको एक और पॉइंट दिखा रहा हूँ, विच इज फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना E1, ये E1 वाला पॉइंट है परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी का। मैंने आपको जब लास्ट क्लास में सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इस पॉइंट को परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी भी बोला जाता है। आपको याद होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब हमने लास्ट क्लास में सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन वाली चीज डिस्कस करी थी, तो ये रहा। देखो, जब सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन वाली हम चीज पढ़ रहे थे, तो इस पॉइंट पे मैंने देखो यहाँ पर एक चीज लिखी थी, परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी। तो इस पॉइंट पे परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी भी होती है। मतलब ये पॉइंट बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मोनोपोली अब अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है, इतना डर गया है कॉम्पिटिशन से कि बिल्कुल ही वो मोनोपोली अब है ही नहीं, समझो। तो अगर मैं यहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ ऑपरेट करने का मतलब क्या है? कि मेरी प्राइस और कॉस्ट अब इक्वल हो चुकी है। इसका मतलब मैं अब नॉर्मल प्रॉफिट पे ऑपरेट कर रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग एट नॉर्मल प्रॉफिट। ये वो पॉइंट होता है जहां से रन करते हैं। मार्केट हिट कब करते हैं? मार्केट हिट करते हैं एट दिस पॉइंट, और मार्केट से रन कब करते हैं? एट दिस पॉइंट। इसको कहते हैं हिट एंड रन। इस पे आपने मार्केट हिट करी, प्रॉफिट कमाया। जैसे इस पोजीशन पे आ गई ना मार्केट, मार्केट से रन कर दिया। सही है। तो दिस इज वेयर यू हिट द मार्केट, एंड दिस इज वेयर यू रन फ्रॉम द मार्केट। क्लियर है चीज? नहीं कर सकते वो, तो फिर लॉस मेकिंग बिहेवियर हो जाएगा। वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन वाली फिर एग्जांपल आ जाएगी, जो मैंने आपको नहीं दी थी रेलवे वाले की। क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट से आगे जाता हूँ ना, तो इसका मतलब मेरा लॉस मेकिंग बिहेवियर है। और ये लॉस मेकिंग बिहेवियर एक प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कभी भी नहीं करता। ये नॉर्मली पब्लिक सेक्टर मोनोपलीज होती हैं। जैसे रेलवे हो गया, कि एक राउट को लॉस में चला रहे हैं, जो राउट प्रॉफिट पे ना, वहां से लॉस कवर कर रहे हैं। इसको क्रॉस सब्सिडाइजेशन कहते हैं। ये नॉर्मली एक प्राइवेट सेक्टर बिजनेस तो कभी भी नहीं करता। अभी हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? इसके एमसीक्यूज आते हैं मोस्टली मोस्टली। जरूरत नहीं है मोने, उन चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन थ्योरी, a perfectly competitive market is most similar to a perfectly contestable market because there are no barriers to entry in it. सही है। तो परफेक्ट कॉम्पिटेटिव जो मार्केट्स होती है ना, जो हमने पहला मार्केट स्ट्रक्चर जो पढ़ा था, वो सबसे ज्यादा सिमिलर है टू परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट, बट दे आर नॉट द सेम। क्योंकि परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट्स इम्परफेक्ट में भी एग्जिस्ट करती हैं, जहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह होते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन और परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट में बहुत फर्क है। सही है। सिमिलर है पर फर्क है। इसका मतलब कंटेस्टेबल मार्केट्स परफेक्ट कंपटीशन में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, मोनोपोली में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ओलिगोपोली में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। मतलब हर मार्केट स्ट्रक्चर में आपको ये मिलेगा। सही है, हर मार्केट स्ट्रक्चर में आपको ये मिलेगा। सही है। अब सबसे आखिरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, विच इज प्राइसिंग पॉलिसीज। सही है। क्या क्या प्राइसिंग पॉलिसीज हो सकती हैं? अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो, परफेक्ट कंपटीशन में अगर देखना तो बड़ा सिंपल है। परफेक्ट कंपटीशन में यू ऑलवेज ऑपरेटेड एमसी इज इक्वल्स टू एमआर, एंड एवरी फर्म इज अ प्राइस टेकर। सही है। मार्केट डिसाइड करती है क्या प्राइस होगी। सही है। इम्परफेक्ट में बहुत होती हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। क्या क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं? भाई, पहली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो आपकी बहुत सिंपल है, विच इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या आप अपनी प्राइस कहाँ से सेट करोगे? जहां से आपका एमसी इक्वल्स टू एमआर होगा, मतलब वो लाइन जब एआर से टकराएगी। दूसरा जो आपका पॉइंट हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है? रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, जिसको हम कहते हैं एम आर इज इक्वल टू जीरो।
फिर एक और आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मली विच इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग नॉर्मली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, जहां पर वो अपनी एमसी और प्राइस को इक्वल करते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एमसी इज इक्वल्स टू एआर, तो दिस इज लिंक्ड विद एलोकेटिव एफिशिएंसी। सही है। चौथी जो आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है वो कौन सी होती है, जिसको हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग। सही है। एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग क्या होती है, जहां पर आप अपने एआर को एटीसी के जो है वो इक्वल करते हो। बेसिकली योर एटीसी इज इक्वल टू योर प्राइस, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। सही है। क्लियर है। फिर एक आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसको बोला जाता है फुल कॉस्ट प्राइसिंग। सही है। फुल कॉस्ट प्राइसिंग को दूसरे लफ्जों में जो है वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी बोलते हैं। सही है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी बोलते हैं, मतलब ये बेसिकली वो प्राइसिंग है जो आप अकाउंटिंग में पढ़ते हो, नहीं मार्कअप वगैरह ऐड किया जाता है। एक मार्कअप ऐड करके वो जो है वो प्रॉफिट बनता है आपका। सही है। सारी यही होता है। कंटेस्टेबिलिटी इज नॉर्मली फोर्स्ड अपॉन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही करती है। मतलब कंटेस्टेबल मार्केट्स की जो लॉजिक है ना वो स्टार्ट ही यही से हुई थी कि एक एयरलाइन थी जो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रही थी और फेयर्स बहुत ज्यादा चार्ज कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने बैठ के सोचा कि भाई हम जो है ना वो इसको रेगुलेट क्यों कर रहे हैं, हम इसको क्यों इस पर टैक्सेस लगा रहे हैं, हम क्यों इसको फाइन्स ले रहे हैं और हम क्यों इसको बोल रहे हैं कि तुम फेयर्स कम करो, हम इसके आगे रेक क्यों रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने वहां पर ये डिसाइड करा कि एक काम करते हैं, इसके सामने और एयरलाइन खड़ी कर देते हैं। तो उसने गवर्नमेंट ने डीरेगुलेशन करी और एयरलाइंस को मार्केट में आने दिया। तो उसके थ्रू क्या हुआ कि कंटेस्टेबिलिटी मार्केट में बढ़ी और आपने एक विद इन अ मोनोपोली एक कंटेस्टेबल मार्केट बना दी। विद इन अ मोनोपोली एक कंटेस्टेबल मार्केट बना दी और फेयर्स कम होना स्टार्ट हो गए। तो थ्रेट ऑफ कंपटीशन जब आप किसी को भी दोगे ना वो खुद अपनी औकात में आ जाएगा। सही है। अच्छा, फिर एक और आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होती है कि जब आपको एग्जिस्टिंग कंपटीशन को मार्केट से दफा करना होता है, जब आपको एग्जिस्टिंग कंपटीशन को मार्केट से दफा करना होता है और ड्राइव आउट स्मॉलर फर्म्स आउट ऑफ द मार्केट। सही है। एक और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसको हम कहते हैं लिमिट प्राइसिंग। अब लिमिट प्राइसिंग और प्रीडेटरी प्राइसिंग में बहुत फर्क है। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब है कि तुम प्राइस कम करके एग्जिस्टिंग फर्म्स को फेंक रहे हो बाहर। सही है। एग्जिस्टिंग फर्म्स को फेंक रहे हो। लिमिट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि तुम अपनी प्राइस कम कर रहे हो कि पोटेंशियल एंट्रेंट जो है ना, पोटेंशियल एंट्रेंट जो है वो एंटर ही ना करे, पहले ही उसको आने से रोक रहे हो। प्रीडेटरी प्राइसिंग का क्या मतलब है कि वो मार्केट में घुस चुका है, तुमने प्राइस कम करके उसको भगा दिया। लिमिट प्राइसिंग का मतलब है कि तुमने उसके अंदर आने से पहले ही प्राइस को कम कर दिया। अंदर आने से पहले प्राइस कम करने का मतलब क्या है कि बेसिकली जैसे मिसाल के तौर पे दो एवरेज कॉस्ट है, लेट्स से दो एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। ये जो एवरेज कॉस्ट है ना ये एक एंट्रेंट का है, ये एक न्यू एंट्रेंट का है जो पोटेंशियल एंट्रेंट है। सही है। पोटेंशियल एंट्रेंट है। और ये जो एवरेज कॉस्ट है ये एक मोनोपोलिस्ट की है, जाहिर सी बात है कमी होगी ना उसकी। सही है। तो बेसिकली इसका नॉर्मल प्रॉफिट किस प्राइस पे हो रहा है, जो पोटेंशियल एंट्रेंट है उसका नॉर्मल प्रॉफिट किस प्राइस पे हो रहा है, P1 पे हो रहा है। ये उसका नॉर्मल प्रॉफिट है लेट से। और जो मोनोपोली का नॉर्मल प्रॉफिट है वो किस प्राइस पे हो रहा है, इस प्राइस पे हो रहा है, P2 पे। लेट से मैं कहता हूं दिस इज यार। अब बात सारी ये है कि इसका नॉर्मल प्रॉफिट P1 पे हो रहा है, ठीक है, जो एंट्रेंट है। और मोनोपोलिस्ट का नॉर्मल प्रॉफिट P2 पे हो रहा है, जो ये प्राइस है। मोनोपोली क्या करेगी, प्राइस इज सेट बिलो P1 बट अबव P2। मैं एज अ मोनोपोली अबव P2 चार्ज करूंगा ताकि मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकूं, पर मैं बिलो P1 चार्ज करूंगा ताकि नया वाला ना घुस सके। समझ आई बात। क्योंकि अगर मैं भी P1 चार्ज करूंगा ना एज अ मोनोपोली तो नया वाला घुस जाएगा। पर अगर मैं एज अ मोनोपोली ये प्राइस चार्ज करूंगा और एब नॉर्मल प्रॉफिट कमाऊंगा, जैसे मैं P3 चार्ज कर रहा हूं, तो मैं एब नॉर्मल, देखो P3 पे क्या हो रहा है, P3 पे मैं एब नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा रहा हूं और नया वाला मार्केट में घुसेगा भी नहीं क्योंकि वो इस प्राइस से कंपीट नहीं कर सकता। पर अगर मैं P1 चार्ज करूंगा तो मैं एब नॉर्मल प्रॉफिट तो कमा रहा हूं पर दूसरा घुस जाएगा क्योंकि वो इस प्राइस पे कंपीट कर लेगा मुझसे। तो you have to charge a price which is above P2 because you earn abnormal profit, and you charge below P1 because you don't want a new entrant to enter. तो limit pricing is to limit competition. सही है। To limit the potential competition.
लिमिट द पोटेंशियल कंपटीशन। वेरी चीज, ये आपकी प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं। ये इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई मेरे दिमाग में तो नहीं आ रही, यही है। सही है, लिंक्ड ही है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट्स और प्राइसिंग पॉलिसीज लिंक्ड है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग अगर देखा जाए ना तो प्रीडेटरी प्राइसिंग एंड लिमिट प्राइसिंग आर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ऑफ अ मोनोपोली। मतलब आपको जब मार्केट में सर्वाइव करना होता है ना तो फिर आप इस तरह की प्राइसेस चार्ज करना स्टार्ट कर देते हो। मतलब दीज प्राइसिंग पॉलिसीज आर यूज्ड टू सर्वाइव इन द मार्केट। ये सर्वाइवल के लिए यूज होती हैं। मैं लिख भी देता हूँ, लिमिट एंड प्रीडेटरी प्राइसिंग आर यूज्ड फॉर सर्वाइवल। सही है, पहले कोई भी सवाल है? मेरे हिसाब से तो आसान चीज थी, अब कुछ भी है तो पूछ लो। पब्लिक फर्म्स तो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग करती हैं जो एलोकेटिव वाली होती हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है ना।